तो कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, पिछला वीडियो हमारा बड़े भाई साहब के सारांश पर था। आज हम पाठ की सविस्तार व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने मतलब एकदम कहानी की तरह पढ़ा है ना, कि कहानी में क्या है, बड़े भाई साहब जी कैसे हैं, हमारे जो लेखक हैं वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या मानसिकता है ना। बहुत सारे कुछ क्लियर हो जाने के बाद बच्चों आज हम पूरे अच्छे से चैप्टर को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज से न आकर इनसाइट क्वेश्चन भी पूछे जाएं, जिसके आंसर आपको अपनी बुद्धि लगाकर लिखनी पड़े। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वर्ड टू वर्ड पूरे पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहना वीडियो पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जान लेंगे। आपके बुक में भी सबसे पहले देखना लेखक का परिचय दिया होता है, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सके और जान सके। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। धनपत राय अर्थात हमारे प्रेमचंद जी उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए स्कूली मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ठीक है, अर्थात इन्होंने अपनी जो एक कहानी संग्रह लिखी थी जिसका नाम था सोजे वतन, जिसको अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, मतलब ले लिया गया था उनकी प्रतियां और उनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, कि ये जो सोजे वतन कहानी संग्रह है ये लोगों तक न पहुंचे, इसलिए उसको बैन कर दिया। ये उर्दू में भी कहानियां लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे, क्योंकि इनकी दोनों भाषाओं पर पकड़ बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, आजीविका के लिए मतलब जीने के लिए तो कुछ ना कुछ इंसान को अपना पेशा बनाए रखना पड़ता है ना। इसलिए इन्होंने स्कूली मास्टरी भी की, मतलब पढ़ाया भी, इंस्पेक्टरी भी की, मैनेजरी भी की, और इसके अलावा हंस और माधुरी जो हिंदी पत्रिकाएं, जैसे मैगजीन्स होते हैं ना, वैसे हिंदी मैगजीन्स भी होते हैं जिसको हिंदी पत्रिका कहते हैं। इसका इन्होंने संपादन अर्थात एडिटिंग भी किया। ठीक है, ये एडिटर थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु। प्रेमचंद ने जितनी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक में 8 भागों में संकलित हैं। मतलब मानसरोवर के 8 वॉल्यूम में उनकी सारी कहानियां संग्रहित हैं। ठीक है, जैसे हमारे बुक होते हैं ना, कभी कभी उसके वॉल्यूम्स आते हैं। लाइक जब तुम फिल्म भी देखते हो तो उसके बहुत सारे वॉल्यूम निकलते हैं। लाइक बाहुबली है ना, 2 हम लोगों ने देखा उसका। ये जैसे KGF देखा, KGF चैप्टर 1, फिर KGF चैप्टर 2, है ना। ठीक उसी तरह इन्होंने भी मानसरोवर नाम से 8 खंड लिखे थे। ठीक, अब हम आ जाए इनके प्रमुख उपन्यास, क्योंकि ये उपन्यास भी इन्होंने लिखा। गबन गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण उन्होंने लिखा, क्योंकि उस समय उनकी मतलब लिखते लिखते बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए जो मंगलसूत्र है वो अपूर्ण रह गया, जिसको बाद में इनके पुत्र ने कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। कई बार सुनते हैं ना, हम जब कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं, अरे अरे ये मत करो, तुम छोटे हो, तुमसे नहीं होगा।
ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। ठीक है, मतलब हमें जब हमें ऐसा बात सुनने को मिलता है कि तुम छोटे हो मत करो, तभी हमें लगता है कि सडनली काश हम बड़े होते, है ना। तो ये बार बार पढ़ो सुनने को नहीं मिलता, है ना। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मतलब क्या कह रहे हैं कि कई बार ये जो बातें हैं ना, हम हमेशा सुनते हैं कि तुम छोटे हो, ये मत करो वो मत करो, तो जब उसी समय हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाए तो हमें अधिकार मिल जाएगा। लेखक कह रहे इस भुलावे में मत रहना कि बड़े होने का मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। सब कुछ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिल जाता। घर के बड़ों को तो कई बार उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क होकर करते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने घर पे बड़े हैं, हो सकता है हम छोटे हों, छोटे इन द सेंस जो हमारे भाई साहब बड़े भाई साहब है ना, वो भी बहुत बड़े नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई से बड़े तो हो गए बड़े, है ना। तो कई बार अपने आप को रोकना पड़ता है उन कामों से जो उनके ही उम्र के जो बच्चे हैं बेधड़क करते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता, है ना। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। कई बार ऐसा होता है ना कि वही सबसे छोटे हैं, है ना। वो सपोज तुम्हारा फ्रेंड है ना, वो घर में सबसे छोटा है, इसलिए वो कुछ भी करता है, कोई कुछ नहीं कहता, है ना। वो बेधड़क आराम से घूम सकता है, ये खेलना वो करना। लेकिन कई बार हमें घर पे सुनने को मिलता है नहीं करो, अभी नहीं, क्योंकि हमारे जो हमसे में भी हो सकता है हमारे भैया या हमारी दीदी हैं जो हमें बार बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मत करो, चलो पढ़ने बैठो, क्या फोन देख रहे हो इतना, है ना। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, पढ़ लिया है हम लोगों ने, लेकिन आज बिल्कुल फ्रेश तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। यस, हमारे इस पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे एक छोटा भाई और है। मतलब वो भी छोटे ही हैं, बड़े भाई साहब बहुत बड़े, मतलब ऐसा उम्र दराज वैसा वाली कोई बात नहीं है, बट क्या प्रॉब्लम है कि उनसे भी छोटे एक भाई घर पे हैं। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़े होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। कई बार तुम देखोगे ना, अगर तुम अपने घर पे बड़े हो तो मम्मी पापा तुमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और छोटा वाला भाई है ना, कोई कुछ कहता ही नहीं, हाँ, उसको कुछ डांट नहीं मिल रही है और बार बार हमें अरे मत करो, तुम बड़े हो ना, ये नहीं वो नहीं। तो कई बार हमें लगता है हमारे जो बड़े हैं हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं, है ना। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल कायम करे। होता है कई बार ना, हमें ऐसा लगता है कि हम, मतलब अगर हमसे कोई छोटा है तो हम ऐसा काम करें कि हमारा जो छोटा वाला भाई है ना, ये छोटी वाली बहन है, वो कहे कि हाँ, मतलब भैया या दीदी ने ये किया, ये एक मतलब मिसाल है, अब मेरे को भी वैसा करना है ना। कई बार ऐसा होता है। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल डूब जाता है, खत्म हो जाता है उनका वो सपना, मैंने सपना इन द सेंस उनका बचपना, उनका जो बचपना है वो तिरोहित हो जाता है, वो डूब जाता है, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनको एक चीज सेट करके, एक मिसाल सेट करके रखनी है, कायम करके रखना है ना, जिसको देखकर उनका छोटा भाई भी उनके रास्ते पे चले, मतलब उनको एक आदर्श बन के रहना है, आइडियल बन के रहना है। और कई बार ऐसा होता है, इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति का, या कह सकते हैं बड़े भाई साहब का जो बचपना है, वो ही कहीं ना कहीं तिरोहित सा हो जाता है, डूब सा जाता है, खत्म सा हो जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं चैप्टर पर, बड़े भाई साहब, है ना। तो बच्चों, ये जो हमारा शीर्षक है ना, बड़े भाई साहब, तो ये पूरा का पूरा, तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, बड़े भाई साहब पर ही आधारित है। ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बड़े भाई साहब नाम हो और हीरो बन जाए छोटे भाई साहब, है ना, तब तो उसका नाम हो जाएगा छोटे भाई साहब, है ना। चलो, तो बड़े भाई साहब जी जो है ना,
ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कभी बड़े भाई साहब बहुत क्रूर लगते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो गाड़ी चल रही होती है ना वो बिल्कुल वैसा ही कहानी की भी गाड़ी चल रही होती है। एक बार ऐसे जब टर्न लेती है कहानी तो लगता है यार बड़े भाई साहब मतलब बहुत गुस्से वाले हैं। फिर ऐसे आती है तो लगता है नहीं, धीरज भी इनमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेशेंस इन्होंने अपने अपने आप में रख के रखा है। फिर ऐसे जाती है गाड़ी तो ऐसा लगता है बड़े अध्ययनशील है, बहुत पढ़ाकू, बहुत पढ़ते हैं, मतलब बहुत इनमें ज्ञान है, ज्ञानी है। फिर गाड़ी ऐसे जाती है फिर ऐसा लगता है कि नहीं, बड़े भाई साहब तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप हो रहा है, क्यों मतलब ये सक्सीड नहीं कर रहे, फेल हो जा रहे हैं बार बार। फिर ऐसे गाड़ी जाती है तो एक टाइप लगता है कि अच्छा अब बड़े भाई साहब बिल्कुल मतलब अपना उनका जो नेचर है वो उपदेश देने वाला है ना, बहुत सारी बातें सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला, लगता है कि अब खत्म हो जाएगा, अब वो वाली शिक्षा देने वाली बात नहीं आएगी। फिर गाड़ी ऐसे घूमती है, देन फिर उनका एक रौद्र रूप सामने दिखता है, फिर गाड़ी ऐसे मुड़ती है, फिर लगता है कि नहीं अब वो शांत हो गया है। देन फिर जब टर्न लेते हैं वो तो लास्ट में जो गाड़ी ऐसे ऐसे वो जो चल रही है ना, इनकी जो चरित्र वाली, जो हमें एक बार उनसे डर लगता है, एक बार उन पर हमें क्या आता है, माया आती है, मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार फिर फेल हो गए, थोड़ा सा मोह आता है। तो ये जो बार बार चल रही होती है गाड़ी, जब लास्ट में रुकती है ना तो हमारे सामने बड़े भाई साहब का एक अलग सा रूप आता है सामने, है ना। और वो एक तरह से बिल्कुल हीरो बन जाते हैं बड़े भाई साहब, और वो अपनी दिल की बात छोटे भाई को, हमारे लेखक को बताते हैं कि उनमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी खेलने की इच्छा है ना, और वो बचपने वाले कार्य करने की इच्छा है जो बचपन में हम सबका मन किया करता है, दिल किया करता है। लेकिन वही अपना रास्ता भटक जाए या भूल जाए तो छोटे भाई को राह कैसे दिखाए, और ये कहकर वो अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। देन कहानी खत्म होती है, और उस कहानी के खत्म होने के साथ साथ जो कहानी है ना बड़े भाई साहब, शीर्षक अपने आप में कंप्लीट है बच्चों, बिल्कुल कंप्लीट। अगर शीर्षक को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो बड़े भाई साहब है ना अपने नाम पर बिल्कुल खरा उतरते हैं। ठीक है, तो अब इस शीर्षक के बातचीत के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, 5 years, ठीक, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे अर्थात क्लास, मतलब 3 क्लास वो आगे हैं। एज में तो 5 साल आगे हैं, बट क्लास में 3 साल आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, उसी माने जिस उम्र से लेखक शुरू करते हैं जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते हैं। तालीम अर्थात शिक्षा, मतलब बड़े इत्मीनान से वो पढ़ना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मजाकिया फूट इसे दिया गया है ना, मजाकिया ये पे बात करते हैं। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं, है ना, बुनियाद अर्थात नींव, बेस। वो क्या करते हैं, बड़े मजबूत लगता उन्हें, उनका ऐसा मानना है, उनका अर्थात बड़े भाई साहब का, कि जो नींव होती है, बेस होती है, वो बड़ी मजबूती के साथ लगनी चाहिए, भले ही उसके लिए 2-4 साल लग क्यों ना जाए, ऐसा बड़े भाई साहब मानते हैं। आपको नहीं मानना है, आपको पढ़ाई करनी है, 1 साल में ही बहुत अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, ओके। जिस पर आलीशान महल बन सके, आलीशान अर्थात बहुत खूबसूरत, भव्य। 1 साल का काम 2 सालों में करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। ये जो बात हम लोगों ने बताई, अभी बात करी थी। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने, अर्थात पुख्ता मतलब मजबूत, कि अगर बुनियाद जो उसका बेस है ना, अगर वो हिला रहेगा या वो कमजोर रहेगा ना, तो आप उसके ऊपर मजबूत घर नहीं बना सकते। जिस बेस की हम लोग हमेशा बचपन में भी कई बार सुनते हैं ना कि अच्छे से पढ़ो, चीजों को समझो, क्लियर समझो, है ना, ताकि उसका जो बेस है वो हमें समझ में आए। जब चीजों का या किसी भी सब्जेक्ट का ना आपको बेस समझ में आ गया, उसके मैटर आप समझ गए ना, तो उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जिस बारे में लेखक भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात करती हूँ, और हमेशा आप अपने बड़ों से भी ये सारी चीजों के बारे में आप सुनते होंगे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। 14 था 14 years। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था।
मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। मतलब वो कह रहे हैं कि लेखक की उम्र 9 इयर्स है, उनकी 14 इयर्स, और उनको तंबीह माने डांट डपट, ठीक है, और निगरानी मतलब ठीक से देखना रेखना का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। मतलब क्योंकि लेखक के जन्म लेते ही एक होता है ना कि एक अधिकार मिल जाना बड़े भाई को कि ये मेरा छोटा भाई है और मुझे इसे संभाल के रखना है ना। मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्मों को कानून समझूं। वो होता ही है, अगर बड़े भैया घर पे है या दीदी है तो उन्होंने जो बोल दिया वो कानून है भाई, मानोगे नहीं तो फिर पड़ेगा, और क्या है ना। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। मतलब दिमाग को रस देने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, दिमाग को रस देने के लिए बुक बंद कर देते हैं, मोबाइल फोन चला लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, खेल लेते हैं, है ना। लेकिन वह ये सारी चीजें नहीं करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी शब्द रचना करते जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, ना ही कोई सामंजस्य। अर्थात वो ये सारी चीजें कभी लिखते थे ना तो कई बार इसमें कोई तालमेल नहीं होता था, लेकिन वो लिखा करते थे। हो सकता है कभी वो अपनी राइटिंग सुधारने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, कभी कुछ तुकबंदी करने के लिए, मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए उनको ऐसा लगता हो कि कुछ लिखा जाए, है ना। मसलन अर्थात उदाहरणतया वो एक बात कह रहे हैं कि एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत अर्थात लेख देखा जिसमें स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयोक्त, राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ निकालूं। तब लेखक ने जब देखा तो उनको बड़ा अटपटा सा ये सारा चीज लगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन असफल रहा। मतलब लेखक सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें देख के ना वो सोचे कि मतलब क्या ही मतलब है इसका, क्यों इन्होंने लिखा है, लेकिन लेखक को समझ नहीं आया और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, अर्थात वो 9 क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मतलब उनकी रचनाओं को वो समझे 5 क्लास का बच्चा, तो वो कह रहे छोटा मुंह बड़ी बात थी, इसलिए उनका मतलब उनको हिम्मत भी नहीं आई कि भैया से पूछूं कि ये क्या है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता, आप लोगों की तरह है ना। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मतलब लेखक को लगता कि कितनी बड़ी बात है 1 घंटा पढ़ना। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान आ जाता। कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। तो ऐसा लग रहा है ना ये बिल्कुल आपकी बात कर रहे हैं, है ना। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। तो ये तो खेलने की बात हो रही है ना, कि लेखक ऐसे खेलते वैसे खेलते वैसे खेलते, लेकिन इन सब खेलने के बाद तो आना रूम में है। पर रूम में कौन है, भैया है। तो रूम में आते ही जब भैया का रौद्र रूप देखते, मतलब गुस्से वाला रूप, तो अब इनकी तो हालत एकदम टाइट हो जाती है ना। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। कुछ क्या क्या कहेंगे कि खेलने गए थे, और पड़ेगी 2-4, है ना। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पता है कि गलती कर दी है, अब वो पकड़े भी गए हैं, जब पूछा जाता है क्यों किया, बताओ क्यों किया, तो हमारा जो चुप्पी होती है ना, हमारी जो चुप्पी वो कह देती है कि हाँ किया था, अब माफ कर दो, या ज्यादा कुछ डांट वाट मत देना, है ना। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ही न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा, अर्थात एक अक्षर भी नहीं आएगा। जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो एक अक्षर भी तुमको नहीं आएगा।
अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जब चाहे पढ़ ले। एरा गेरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। मतलब ये इतना इजी नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, है ना। मैं नहीं कह रही, बड़े भाई साहब कह रहे हैं लेखक को, ठीक है। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध इंग्लिश मतलब अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी तुम सबक नहीं ले रहे हो, है ना। मैंने उनको डांट रहे तरह तरह से, मतलब एक होता है ना कि बड़ा बड़ा बात कहना, है ना। मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने खेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखते जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे। समझ में आ रही है बात कि मतलब कितने तरह से डांट रहे हैं कि तुम क्या मुझको कभी देखे हो खेलते हुए? या मैं जाता हूं खेल देखने के लिए, हर दिन क्रिकेट हॉकी मैच तो होते रहते हैं। मैं क्या करता हूं, दिन भर मन लगाकर पढ़ता रहता हूं, उस पर से भी 2 बार 3 बार क्लास में भी रह जाता हूं, है ना। 2-3 साल यही पढ़ा रहता हूं, मतलब फेल हो जाता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम बिना पढ़े लिखे खेल कूद के मतलब तुम बिल्कुल पास हो जाओगे? अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपयों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब ये लताड़ सुनकर मैं आंसू बहाने लगता। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात सुन रहे हैं, लेखक भी तो छोटे ही है ना, बहुत बड़े तो नहीं है। हाँ 9 साल के हैं तो मतलब छोटे हैं, सुनकर आंसू बहाने लगते। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया की डांट सुनने के बाद, तो नहीं गलती तो मैंने करी है, तो डांट कौन सुनेगा, लताड़ अर्थात डांट तो वही सुनेंगे, है ना। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। कई बार देखोगे ना कि हमसे जो बड़े होते हैं या कोई मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको डांटने में मतलब एक महारत PhD से हासिल होती है। ऐसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे ऐसी मतलब डांट देंगे ना, हमें लगता है कि हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, सबसे गए गुजरे हमें, मतलब जो बोल रहे हैं ना बात में तो दम है। और दिल से कहो, जब मम्मी मैंने डैडा अर्थात मम्मी पापा तुम्हारे जब डांटते होंगे या तुम्हारे कोई भी दीदी भैया, तुम्हें भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि नहीं बोल तो ये सही बात रहे हैं, गलती तो भाई मैंने करी है। वही जो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, वो लेखक को भी हो रहा है ना। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। हमें भी ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या डांट मिली आज, है ना, और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैंने सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। मतलब इतना डांट सुनने के बाद ना कई कई बार उनको लगता ना कि तब होने वाला नहीं है मुझसे पढ़ाई, क्यों मतलब मैं ये कर रहा हूँ, घर चलूं क्या। घर चलूं इसलिए क्योंकि वो लोग हॉस्टल में रहते थे, है ना। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। मतलब लेखक थोड़े से मतलब आलसी टाइप के लग रहे हैं, है ना। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते, है ना। और मैं इरादा करता आगे से खूब जी लगा के पढ़ूंगा, मतलब एकदम मन लगा के पढ़ूंगा। अब मतलब वो जो निराशा वाले बादल थे ना, भैया की डांट से आए थे, सब क्या गए, फट गए, खत्म। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मद अर्थात नशा, मतलब वो जो खेलने का एक नशा होता है, बच्चों को दिमाग में घूमता रहता है, खेलना है, अब खेलने जाना है, अब खेलने जाना है। तो जब भैया की बोले डांट वाट पड़ रही है ना, उनको लग रहा है कि नहीं अब मतलब अब पढ़ना है, अब मुझे कुछ पढ़ना है। और जब वो रूटीन बनाने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो खेल कूद वाली मद है ना कि चलो खेलना है, चलो खेलना है, अभी उनको दिमाग में क्या है, नो खेलना, अब सिर्फ पढ़ना है। चटपट एक टाइम टेबल बना लेता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार करे, काम कैसे शुरू करो,
टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल 6 बजे उठना, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मतलब मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा का आराम। 4 से 5 बजे तक भूगोल मतलब ज्योग्राफी। 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के ही सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। 9 से 10 तक हिंदी, 1 घंटा हिंदी को दिया है ना, आपको भी देना है। 10 से 11 तक विविध विषय एंड देन फिर विश्राम मतलब फिर रेस्ट। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। ये आ गई ना आप लोग वाली बात, है ना। कई बार लगता है हम भी एकदम मतलब टाइम टेबल बना लेते कि अब पढ़ना है, ये बना लिया वो बना लिया, मैंने सप्ते भर का हम बनाकर रख देते और अपने आप को पूरा का पूरा बिजी कर देते हैं। एंड देन फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होता है कि अब मंडे का रूटीन स्टार्ट करना है, एंड देन हम अच्छा ट्यूसडे वाले से करेंगे, आज वाला दिन ना थोड़ा सा मतलब बिजी है, आज थोड़ा होमवर्क ज्यादा मिल गया स्कूल से, तो ट्यूसडे से, एंड देन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन होता जाता है ना। उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते, है ना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। मीन्स एकदम कंपल्सरी रूप से उनको खींच कर ले जा रही है ना। ये जो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ कहीं आपको भी ना लगे कि यार वीडियो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा खेल कर आता हूँ, हाँ। तो फिर मैम ऐसे कान पकड़ कर लेकर आएगी और बोलेगी पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है, इस वीडियो को पूरा पढ़ो। चलो, वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, जैसे हम नॉर्मली जाते हैं और खेल कूदने में, और देन सब कुछ भूल जाते हैं, क्या FA क्या SA क्या 9 क्या 10 सब भूल गए, है ना। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और बड़े साहब और बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। नसीहत मतलब फिर उनको वही सलाह देने का, और फजीहत माने वही अपमान करने का, उनको भी फिर से मौका मिल जाता है ना। मैं उनके साए से भागता था कि मतलब एक होता ना, अरे भैया यहाँ देख रहे हैं भागो, तो वो वाली काम हो जाती थी, है ना। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर ना हो। कई बार हमें लगता है ना कि धीमे से जाएं, हाँ पापा ना देख लिए तो फिर क्लास लगेगी। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकती हुई मालूम पड़ती। मतलब नंगी तलवार का मतलब कभी भी गला कट सकता है, मतलब कभी भी भैया देख सकते हैं और उनकी क्लास लग सकती है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। मतलब क्या होता है ना कि मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी की जो मोह और माया है ना लटकी रहती है। हाँ, हमें मालूम है कि कुछ ना मतलब एट अ टाइम हम सबको जाना है या हमारी मौत निश्चित है, लेकिन क्या लाइफ को लेकर वो जो मोह माया और हमारा जो मतलब एक ये है ना जिंदगी को लेकर जो हमारा मोह है, जो हम अपनी जिंदगी में खुशियां और काम करना चाहते हैं, क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं होता है। अनायास ही हम मतलब खींचे चले जाते हैं। ऐसा ही लग रहा है छोटे भाई साहब को कि भैया का तो डांट है और यहाँ से डपट है, लाख लटार तो मिलेगी ही, फटकार भी मिलेगा, घुड़कियां भी मिलेगी, लेकिन इसके जो बीच मिडिल वाला जो गली है ना, उस गली में खेल है, कूद है, मजा है, मस्ती है, और वो अच्छा मतलब वो अनायास ही छोटे भाई साहब को मतलब हमारे लेखक को खींचकर ले ही जाती है। तो बच्चों, ये रहा हमारे कहानी का प्रथम पड़ाव। आज का क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो, बड़े भाई साहब पसंद आए हो, मुझे लगता है छोटे भाई साहब भी ज्यादा पसंद आए होंगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
कहानी के दूसरे और अंतिम पड़ाव, मतलब दूसरे के साथ हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।